अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज आरंभ हुआ और उसका पहला दिन ही हंगामे की भीड़ चढ़ गया। आज राज्यपाल महोदया के अभिभाषण से बजट सत्र आरंभ होना था, लेकिन हंगामा इतना तीखा था, समाजवादी पार्टी के सदस्यों का शोरगुल इतना ज्यादा था कि राज्यपाल अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाई ठीक से। उन्होंने आरंभ की कुछ पंक्तियां पढ़ी और अंत की कुछ पंक्तियां पढ़ी और उसके बाद उस अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया और राज्यपाल चली गई। समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे, गवर्नर गो बैक, राज्यपाल वापस जाओ। उस परिस्थिति में अभिभाषण पढ़ा भी नहीं जा सकता था। अब 20 तारीख को योगी सरकार बजट लेकर आएगी। माना जा रहा है कि 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा इस बार उत्तर प्रदेश में। लेकिन विपक्ष की ओर से जो संदेश आज मिला पहले दिन, उससे भी ये साफ हो गया कि विपक्ष में भी विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी वो मिल्कीपुर से लेके कुंभ तक और किसान से लेके नौजवान तक हर मसले पर आक्रामक तेवर अपनाएगी। कुंभ पर आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने जो एक लाइन पकड़ी है वो पूरी समाजवादी पार्टी ने उसको एडॉप्ट किया है और वो लगातार जारी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में जो तेवर दिखाए वो तेवर भी गजब के थे। समाजवादी पार्टी के साथ मुश्किल यह है कि अब सदन में अखिलेश यादव नहीं है। अब सदन में वरिष्ठ लोगों के तौर पर माता प्रसाद है जो नेता विपक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव हैं। लेकिन ये दोनों अखिलेश यादव की भरपाई नहीं कर सकते सदन में। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और योगी जी चिल्लाए तो क्या चिंगाड़े। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और बाकी से कहते हैं कि उर्दू पढ़ो और मौलवी बनो। उन्होंने कहा ये देश को कठमुल्लेपन की ओर ले जाना चाहते सपाई। जब योगी जी ये कह रहे थे तो सत्ता पक्ष से मेज थपथपाई जा रही थी और समाजवादी पार्टी के लोग सन्नाटे में थे। कुछ कुछ कहने की कोशिश माता प्रसाद कर रहे थे, लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये मसला इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि भोजपुरी, बुंदेली, अवधी और अंग्रेजी इन भाषाओं में, इन बोलियों में भी सदन में अब अपनी बात विधायक रख सकते हैं। इसका प्रबंध किया है इस बार विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। योगी जी जब इसकी जानकारी दे रहे थे तो माता प्रसाद पांडे ने खड़े होकर कहा कि उर्दू में क्यों नहीं, उर्दू को क्यों छोड़ दिया गया। बस यहीं से बात योगी जी ने कैच की और उसके बाद तो उन्होंने धो डाला अंदाज में समाजवादी पार्टी पर प्रहार शुरू कर दिया और आरोप लगा दिया कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और देश को कठमुल्लेपन की ओर ले जाना चाहते हैं। हालांकि कौतुक में सपा भी रचनात्मक हो रही है, क्रिएटिव। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अतुल प्रधान,
वो आज हथकड़ी और बेड़ी पहनकर आए सदन में, ये बताने के लिए कि अमेरिका से जो भारत के घुसपैठी जो डंकी रूट से जो गए थे, वो जो वापस आ रहे हैं, उनके साथ अपमान हो रहा है। उस अपमान को विधानसभा में बताने के लिए वो खुद हथकड़ी बेड़ी में निरुद्ध होकर आए थे। सभा के लगभग हर सदस्य के हाथ में तो कोई ना कोई तख्ती थी जिस पर कुछ ना कुछ स्लोगन लिखा था। लग रहा था कि आज बजट सत्र का आरंभ नहीं, ये कुरुक्षेत्र हो गया विधानसभा, कुरुक्षेत्र। इस तरफ एक सेना, दूसरी तरफ दूसरी सेना, लोकतंत्र का कुरुक्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश का विधानसभा। एक ओर भाजपा की सेना, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की सेना, वाक युद्ध हो। और उस सबकी भेंट चढ़ गया अभिभाषण राज्यपाल महोदया का। संभवतः 6-7 मिनट ही, 8 मिनट गवर्नर साहिबा रही विधानसभा में, उसके बाद वो चली गई। और स्वाभाविक भी कि ऐसे माहौल में जहां इतनी अफरा तफरी हो, कोई किसी गवर्नर के लिए ये व्यवहारिक नहीं और समीचीन भी नहीं कि वो अभिभाषण पढ़े, क्योंकि सुनने का माहौल तो चाहिए ना सदन में। जब सदन ही व्यवस्थित नहीं तो अभिभाषण कैसे पढ़े और क्यों पढ़ा जाए। अब इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तो ये शुरुआत है बजट सत्र की, अभी देखिए आगे आगे इसमें क्या होता है। इसमें मिल्कीपुर का घमासान भी दिखाई देगा और इसमें महाकुंभ पर हो रही सियासत का अक्स भी दिखाई देगा आगे आगे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरी घटनाक्रम पर, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने बहुत घटिया आचरण का प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है और समाजवादी पार्टी का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। किसी ने अस्थि का कलश पकड़ा, किसी ने खुद को जंजीरों में जकड़ा, किसी के हाथ में तख्ती तो किसी के पोस्टर पर विरोध की पंक्ति। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का ये वो नजारा है जो कि बजट सत्र के पहले ही दिन दिखाई दिया। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रंप साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया जाता है? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में ना आए। भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच शुरू हुए यूपी विधानसभा के इस बजट सत्र में राज्यपाल भी अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाई। राज्यपाल गो बैक सरीखे नारों के बीच उनको अपना अभिभाषण करीब 8 मिनट में ही खत्म करना पड़ा। महाकुंभ, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे के जरिए सपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। देखिए, माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने बहुत घटिया आचरण का प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है और समाजवादी पार्टी का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। महामहिम राज्यपाल जी को अपना अभिभाषण पूरा करने में बाधा आई है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, उनके सदस्यों को शर्मानी चाहिए और उन्हें महामहिम जी से और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए
यह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं है। यह नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और ये जो सपा है वो सफा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। वहीं सदन की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर अंग्रेजी को फ्लोर लैंग्वेज कह रहे हैं तो फिर उर्दू को भी कर दीजिए, क्योंकि गांव से आए कितने लोग अंग्रेजी समझेंगे। बस फिर क्या, प्रदेश की बोलियों के विरोध पर विधानसभा में बवाल मच गया। भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी के सपाई विरोध पर सीएम योगी ने मोर्चा संभाला तो बात दोहरे चरित्र तक आ गई। और तो और उर्दू अंग्रेजी पर भी सियासी अखाड़ा सज गया। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोद किया। यही ढोंग है, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तमाम मुद्दों की तस्वीर और तीखी तासीर में स्थगित हो गया सदन, लेकिन वार पलटवार और तकरार का सिलसिला जारी रहा। आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे पर निशाना साधा गया। जो विषय था, मुझे लगता है कि उसको स्पष्टता से समझ नहीं पाए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि विषय ये था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो ब्रिज की भाषा हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो या फिर अवधी हो, ये सब भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी रीजनल, हमारी लोकल लैंग्वेज है। पर इस प्रदेश की और खासकर सदन की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेजी से। हम सदन की कार्रवाई की भाषा की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल 18 फरवरी से शुरू हुए इस बजट सत्र में 20 फरवरी को बजट पेश होना है। कुल मिलाकर सूबे के लिए तमाम संभावनाओं का है ये बजट सत्र। लेकिन पहले ही दिन के इस बवाल पर सवाल ये है कि बहस और चर्चा के बजाय केवल विरोध क्यों? अच्छा, सपा के दो विधायक बड़े क्रिएटिव निकले इस पूरे आज के शो में। एक तो अतुल प्रधान, जो हथकड़ी बेड़ी अपने लिए इंतजाम करके लाए और उसके साथ फोटो खिंचवाई, और एक दूसरे विधायक थे जो एक मटका लेकर आए, उसमें रस्सी बांधी और उसके ऊपर लिखवाया नैतिकता का अस्थि कलश। ये दो लोग क्रिएटिव है। मुझे लगता है अखिलेश जी को इन दो विधायकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ही रचनात्मक प्रयोग और भी करते रहेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अवधेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अवधेश जी का स्वागत है। विजय राठी साहब है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। विजय राठी जी का बहुत स्वागत है। अरविंद पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष युवा रालोद के। पटेल जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल, हाँ, मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत है। मनीष जी, आज इब्तदाए इश्क, एक शेर है कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तो बजट सत्र के पहले दिन ही घल्लूघारा हो गया, इस तरह विकट संग्राम हो गया। लगा ये विधानसभा का सदन नहीं, पटल नहीं, ये कुरुक्षेत्र है। एक तरफ एक सेना, दूसरी तरफ दूसरी सेना, बोले आजा निपट ले। और स्थिति ये बनी कि गवर्नर साहिबा ने भी इसी में भलाई समझी कि आज कुछ आगे का शुरुआत की 2-4 लाइन पढ़ दो और अंत की 2-4 लाइन पढ़ो, गंगा नहाओ, वापस चलो, हो गया अभिभाषण। मनीष जी। जी अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है ना, अपनी आवाज, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना नहीं चाहता। जब एक मजबूत विपक्ष दिया है जनता ने, तो विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, राज्यपाल का अभिभाषण सुनना चाहिए, उस पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, सरकार की नीतियों में क्या सुझाव है, उनके क्या बदलाव चाहते हैं,
वो बताना चाहिए। अब अगर अतुल प्रधान जी विदेश नीति को उत्तर प्रदेश के सदन में डिस्कस करना चाहते हैं, ये कैसे उत्तर प्रदेश का सब्जेक्ट हो सकता है? ये मुद्दा अखिलेश यादव जी को केंद्र में जाके उठाना चाहिए, जहां पे विदेश नीति पे कुछ बात हो सकती है। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं, उठाते रहिए, लेकिन जनता जो आपको दायित्व देती है, मुझे लगता है आप उस दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप आज बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, आज आप अनाज की बात नहीं कर रहे हैं, आज आप राशन की बात नहीं कर रहे हैं, आज आप गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के हितों की बात नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। ये बातें आप सिर्फ चैनलों पे करोगे। जब आपको फोरम मिलेगा सरकार को घेरने का, सरकार से पूछने का, तो आप इन बातों को ठीक है मनीष भाई, मैं आता हूँ दोबारा सबको बहस मिल जाऊँ, फिर आता हूँ। रविंद्र पटेल जी, मनीष जी कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहस होनी ही है सदन में उस विषय पर, और हर सदस्य को पूरी स्वतंत्रता हासिल है कि अपनी बात में जो वो महत्वपूर्ण मुद्दे समझता है वो उठाए। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण और विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, ये अवसर हर सदस्य को देता है, फिर हंगामा क्यों? सर, विपक्ष हताश और निराश है, उनके पास करने को कुछ नहीं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम सदन में हर तरह की चर्चा करने को तैयार हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ बचता नहीं है। और जब बचता नहीं है तो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, वो कह दूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। तो इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो टीम है वो यही काम कर रही है कि भाई सदन होता किस लिए है। सदन के लोग बेसब्री से इंतजारी करते हैं कि सदन में चर्चा होगी, सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष उस पर क्रॉस करेगा, फिर जो मत करके सामने आएगा उसमें अमृतपान करेंगे और प्रदेश के बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए जो वाजिब निर्णय हो पाएगा उस पर हम काम करेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण कर रही है, उसको भी नहीं सुनना है, विरोध करना है। अरे भाई, हार की हताशा, हार जीत तो राजनीति के पहलू है, हिस्सा है, उससे इनकार कहाँ करना। लेकिन पहले ही दिन आपने ना तो प्रस्ताव आने दिया, ना तो कहीं कोई बात होने दी। आपने पहले ऐसा आडंबर रच रखा है जैसे लगता है कि बस अब यही अंतिम हो जाएगा। अरे सदन लंबा चलेगा, सदन सुन लीजिए, नेता सदन बोले, नेता प्रतिपक्ष बोले, फिर सदन के सदस्यों की बारी आएगी, अपनी बात रखे, जहां कहीं भी उचित होगा, अनुचित होगा, उसकी डिबेट करिए, प्रदेश की जनता देखेगी कि क्या कौन कर रहा है। लेकिन सिर्फ इसलिए विरोध करने के लिए विरोध करना है, आपको यह दर्शाना है कि नहीं हम विपक्षी है तो हमें विरोध करना है, तो मैं समझता हूँ ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हो सकती है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। मैं विजय राठी जी के पास चलूंगा, फिर भाजपा के पास। विजय भाई, दो बातें सामने आई। एक तो मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को, उन्होंने उल्लेख किया कि समाजवादी पार्टी को चुनाव में पराजय की से उत्पन्न खुन्नस सदन की कार्रवाई पर नहीं निकालनी चाहिए, सदन चलने देना चाहिए। चुनाव में पराजय से जो उत्पन्न खुन्नस है वो अलग चीज है, उसके लिए दूसरा बैटल ग्राउंड है, ये विधानसभा को चलने दिया जाए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी का चरित्र दोहरा है और वो समाज को, देश को कठमुल्लेपन की ओर ले जाना चाहती है समाजवादी पार्टी। विजय जी, दो बड़े आरोप जो मुख्यमंत्री ने लगाए समाजवादी पार्टी पर, एक, और दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण अगर पूरा पढ़ जाता, हो जाता, उसके बाद जो पहले हुआ वो बाद में हो लेता तो कोई बड़ा नुकसान था क्या? ये धरना प्रदर्शन अगर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हो जाता, उनको अभिभाषण पढ़ लेने दिया जाता, तो धरना प्रदर्शन के लिए तो फिर भी समय बाकी था, टीवी वाले थे, फोटो आती नहीं, एक मर्यादा रह जाती कि भाई चलो गवर्नर आई और उन्होंने अभिभाषण पढ़ लिया, उसके बाद धैतेरे की शुरू हुई। ये पहले ही क्यों, ऐसी जरूरत क्या पड़ी? विजय भाई, देखिए, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भैया अमिताभ भाई, मैं दो तीन चीजें मैंने सुनी आपकी जी, और मैं क्रमवार उनका सबका जवाब दूंगा। एक तो मैं भी सुन रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के हैं अपना विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 2-3 नाम आपने लिए। मैं बता दूं, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो संघर्ष का रहा। ये कभी भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल वाले नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हमारे साथ थे, अभी साल भर भी शायद नहीं हुआ होगा, तब बहुत अच्छा था। तो हमारे भाई हैं, वो फिर दोबारा से आएंगे, इसलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और चूंकि देखिए, मेरे लिए अच्छी खुशकिस्मती की बात है कि अभी आपने अतुल प्रधान की बात की, मैं उसी क्षेत्र से हूँ,
वो विधायक है हमारे क्षेत्र के, संघर्ष से जीवन, जिसने बचपन में अपने माँ बाप खो दिए और संघर्ष पे वो पला बढ़ा हो, वो जानता है किस तरीके से क्या चीजें करनी है, और ये सही बात है। लेकिन उसके बाद गलत मनीष जगह भाई कर दी भैया। एक मिनट विजय बाबू, विजय बाबू एक मिनट, एक मिनट भाई, मैं जानता हूँ उसको, की बात करेंगे। अरे एक मिनट रुको भाई, वो जो जहां हथकड़ी बेड़ी पहन के गए वहां हथकड़ी बेड़ी पहन के जाने की जरूरत नहीं थी, वो संसद में अवधेश प्रसाद को पहना के भेजो। मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, जब मनीष अतुल प्रधान किससे, उससे क्या होगा? विधानसभा में तो अमेरिका पर चर्चा होगी नहीं। जब मनीष जी और आप लोग ये बोलते हैं कि वो तो विदेश नीति का मामला है, वो तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अरे पार्लियामेंट में विदेश नीति बनती है, विदेश नीति का डिस्कशन होता है, लेकिन विदेश नीति में कुछ गड़बड़ है, फॉरेन पॉलिसी तो हमने भी पढ़ा। आप विरोध उसका कहीं भी कर सकते हैं, आपको अगर गलत लग रहा, आपको कोई विदेश नीति बनाने के लिए नहीं बोल रहा। क्यों एक विधायक नहीं विरोध कर सकता? क्यों एक सिर्फ सांसद करेगा? अरे एक आम आदमी से लेके और ऊपर तक जिसको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी के सामने गलत हुआ वही करेगा। कल समाजवादी पार्टी का मेरठ में धरना प्रदर्शन है, आम लोग भी बेड़िया पहन के जा रहे हैं। बताइए, अब कहने लगे कि यार आप लोगों का विदेश नीति से क्या मतलब है? भाई हम क्यों नहीं करेंगे? और वो तो चुने हुए विधायक है, वो तो अच्छा है, करेंगे और कर रहे हैं, तभी आप लोग सब दिखा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अभिभाषण पे चर्चा हो जानी चाहिए थी और सुन लेना चाहिए था, उसके बाद होना चाहिए था। देखिए, ये क्या, ये आज जो भावनाएं हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की और लोगों की, आप कुछ भी कहिए, सहयोगी दल या बीजेपी कुछ भी कहिए, ये बात तो सही है ना कि जो भगदड़ हुई है उसको चीजें छुपाना चाहते हैं, उसको आंकड़ा क्यों छिपाना चाहते हैं, क्यों उसमें बहस नहीं करना चाहते? चलिए, जितना ये हमें कोसेंगे, हमें बोलेंगे, हमें गालियां देंगे कि जी भगदड़ हुई, विपक्ष जिम्मेदार, इन्होंने साजिश कर दी, रेलवे में भगदड़ हुई, विपक्ष जिम्मेदार, इनकी साजिश निकल आई। मैं कह रहा हूं सारी चीजों के जिम्मेदार हम हैं, तो आप क्या घास छीलने के लिए बैठे हैं यहाँ? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इतने डिबेट्स कर लिए, इतना लोगों से बात कर ली, बीजेपी के सरकार लेके केंद्र से चीफ सेक्रेटरी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 2% जिम्मेदारी भी हाँ हमारी थी, हमारा फेल हो गया। वो कहते नहीं, हम कहीं फेल नहीं है। हम कहते हैं भगदड़ हो गई, 30 लोग, 35 लोग और 50 लोग मरे, कह रहे नहीं वो तो 1000 मर जाते बीजेपी नहीं होती तो। हम कहते हैं ट्रेन में हादसा हो गया, कह रहे वो भी विपक्ष की जिम्मेदार। मतलब हर चीज के लिए इस देश में विपक्ष जिम्मेदार। ठीक है विजय भाई, ठीक, सरकार करने बैठी जी, ठीक, मैं बीजेपी को बहस में लाऊंगा जी, पांडे जी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप देख। ठीक है भैया, रुकना होगा अब, हमारी कमी है। विजय राठी अब रुकना होगा, अब रुक जाओ, ये विधानसभा ना बनाओ महाराज। आप कुंभ पर पूछना चाहते हैं, आप अमेरिका पर पूछना चाहते हैं, आप युगांडा पर पूछना चाहते हैं, आपके पूछने पर कौन रोक लगा लेगा भैया? चाहे यहाँ पूछो, वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो बता देंगे अतुल प्रधान को कि अमेरिका का विषय यहाँ नहीं उठेगा भैया, वो दिल्ली में उठेगा, वो उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। आप वहां उठाना चाहो उठाओ, आप ग्राम पंचायत में उठाओ अमेरिका का विषय, वो आपका। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आता, धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 दिन की 2 दिन की चर्चा स्वीकृत होती, उसमें सब बोलते, माता बाबा से लेके शिवपाल से लेके और प्रधान तक। क्या 100 दफे कुंभ का मसला उठाते? कोई रोक रहा था? अभिभाषण नहीं होने दे, इससे लाभ हम नहीं जान पाए। मेरा सवाल ही दूसरा था, ये जितना कि आपको हंगामा करना था, ये उन अभिभाषण के बाद नहीं हो सकता था? अब क्या पार्लियामेंट विधानसभा नहीं जाओगे? जाओगे ना, चर्चा में तो बैठना पड़ेगा, बाहर तो जवाब नहीं मिलेगा। हथकड़ी पहन के आओ, चाहे बेड़ी पहन के आओ, चाहे टैंक पे बैठ के आओ, सदन के बाहर तो जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए तो चर्चा में जाना ही पड़ेगा। अभी नहीं, दोबारा में मैं अवधेश पांडे पद उसी पर एक बात कहूंगा, बार बार एक बात कही जाती है कि सच्चा नंबर नहीं बताया जा रहा। मैं एक बात कहता हूं कि प्रशासन ने एक नंबर दिया, आपको वो नंबर स्वीकार्य नहीं, आप अपने रिसोर्सेज से एक नंबर कलेक्ट करा के जारी कर दीजिए, उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए, इसमें क्या समस्या है? एक नंबर शासन ने जारी किया, एक संख्या बताई, आप कह रहे हो संख्या ठीक नहीं। हर बार मैं देखता हूं जो भी सपा का आदमी आता कहता नंबर दो, एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस नंबर से सहमत नहीं, आप अपने मोहल्ला कमेटी तक से कहो कि भाई सब लोग नंबर जुटा के दो हमको, और उस नंबर को अखिलेश जी जारी करें सत्यापित करते हुए, और उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी ले। नंबर तो आए दूसरा, क्या समस्या है इसमें? आपका हर जगह संगठन है,
आप जारी कर दीजिए नंबर दूसरा, और नहीं तो इंडिया अलायंस जारी कर दे, सबसे जोड़ घटाना कर लो। लेकिन भारत जैसे देश में आज मैं ममता बनर्जी को सुन रहा था, वाणी संयम बचा ही नहीं। वो कह रही मृत्यु का कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु का कुंभ है। कैसी भाषा बोली जा रही है? एक बात पूछ दूंगा तो कड़वी लग जाएगी सबको। मौत का हज बोल सकते हो, मैं हज में हुई दुर्घटनाएं गिनाऊं, 1200 लोग मर गए। किसी में साहस है विजय राठी जो खड़ा होकर बोल दे कि मौत का हज है? कुंभ को आपने लावारिस समझ लिया क्या? 55 करोड़ लोग जाके वहां स्नान किए और सुरक्षित अपने घरों को गए, उसको मौत का कुंभ बताया जा रहा है। आप ईस्टर को बोल सकते हैं ऐसा? हिम्मत नहीं। आप हज को बोल सकते हो? नहीं। बकरीद को बोल सकते हो? नहीं। हिम्मत नहीं, साहस नहीं, टांगे कांपने लगेंगी, मुंह सूख जाएगा। लेकिन हंसते मुस्कुराते कुंभ को बोल रहे हो मौत का कुंभ। मेरे दोस्त, ऐसा तो दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि कुंभ को मौत का कुंभ। विदेशी भी आए तो गदगद होके गए। नहीं, अभी नहीं। राजनेताओं को अपनी हैसियत समझनी चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। हैसियत से बड़ी बात ठीक नहीं होती। 54 करोड़ लोग वह नहा के गए हैं, उसको मृत्यु का कुंभ बनाने वाले लोगों को जीवन बोट से ही तय होगा, है ना? अपनी सरकार अपने आप रिपीट नहीं कर सकते कोई। जो लोग ऐसी वाचालता दिखाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वोट से ही नेता के कुर्ते पर कलफ है, वोट नहीं तो कुर्ते का कलफ खत्म हो जाएगा। खैर, अवधेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी के लोग आज आक्रामक थे, गुस्सा था उनमें। आपने उसको ये नाम दे दिया कि चुनाव में हार गए इसलिए खुन्नस है इनके अंदर, इसलिए गुस्सा है। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे के बजट सत्र के पहले दिन ऐसा चित्रण न तो लोकतंत्र के लिए अच्छा, ना उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा। चाहे सरकार हो और चाहे विपक्ष हो, मैं मानता हूं कि सदन की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की होती है, ना अकेले सरकार की ना अकेले विपक्ष की। इसलिए कुछ जिम्मेदारी आपकी भी रही। अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहती। वो सदन और सड़क में अंतर भी नहीं समझती। कौन से मुद्दे सड़क पर उठाए जाएंगे, कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, इसका भी अंतर समझना होगा। नहीं तो जनता जैसे जवाब दे रही है वैसे जवाब देती रहेगी। मिल्कीपुर में जो इनकी प्रचंड पराजय हुई है और महाकुंभ का जो आध्यात्मिक कुंभ वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित हुआ है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी मातम की स्थिति में है। और कुछ लोग समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का मसीहा बनना चाहते हैं। तो जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, चाहे वो उर्दू का विषय हो, चाहे वो सनातन विरोध का विषय हो, और चाहे वो अयोध्या के विरोध का विषय हो, समाजवादी पार्टी लगातार सनातन के विरोध में हमले करती रहती है। और अब मुस्लिमों के मसीहा बनने की इंतहा समाजवादी पार्टी कर रही है। इसका जनता जवाब देगी। आप देश के चुने हुए संवैधानिक पदों की मर्यादा नहीं समझेंगे, राज्यपाल पद का आदर नहीं करेंगे, राज्यपाल महोदया का अभिभाषण पर भी आप जो है चुटकी लेंगे और उस पर भी हंगामा करेंगे, तो ये किस प्रकार का विपक्ष है? विपक्ष को अपनी मर्यादा में रह करके जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए। आज महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की प्रगति के बारे में चर्चा हो रही थी, किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड के बारे में, आवास के बारे में, शिक्षा विभाग के बजट के बारे में और भी तमाम चीजों के बारे में जिस प्रकार से एक शानदार प्रस्तुति उत्तर प्रदेश की अभिभाषण के माध्यम से पेश हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं निराश है समाजवादी पार्टी। उनको लगता है कि हमने अपने सरकार में तो दंगे कराए, कर्फ्यू लगवाए,
चुनी हुई संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग नहीं किया तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये गुस्सा जो है, ये मिल्कीपुर में जो प्रचंड पराजय हुई है समाजवादी पार्टी की, उसकी हताशा में आज समाजवादी पार्टी सदन में दिख रही थी। और जहां तक सहयोगी दलों की बात कर रहे थे विजय जी, तो ये सहयोगी दल तो समन्वय से चलते हैं, सम्मान पूर्वक समझौते से चलते हैं। आपके साथ आज कोई क्यों नहीं है? इसलिए आज आप सबको अपमानित करते हैं, सबको सम्मान नहीं देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है, सब समझौते के आधार पर, समन्वय के आधार पर राजनीति में आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आप दिल्ली के अंदर भी गए थे। क्या हुआ दिल्ली के अंदर आपका? दिल्ली के अंदर आप गए थे, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे और मिल्कीपुर के अंदर कांग्रेस का समर्थन ले रहे थे। तो ये जो दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का, इसको जनता ठीक प्रकार से समझ गई है। और लगातार इसी प्रकार के ठीक है अवधेश भाई भी रुकना होगा। एक सवाल निकल कर आ रहा है जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया और अवधेश जी भी कर रहे हैं। मैं उस सवाल को ही ले लेता हूं सबसे, मनीष जी से शुरू करके रविंद्र पटेल, विजय राठी और फिर वापस बीजेपी। मनीष जी, क्या जो बात अभी अवधेश जी भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री ने भी कही, क्या उपचुनाव में जो स्कोर आया 10 में 2 और इधर आया 10 में 8, उसमें कुंदरकी भी है और मिल्कीपुर भी है, ये दो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और खासतौर पर मिल्कीपुर तो बड़ी क्या उपचुनाव के परिणामों से के कारण समाजवादी पार्टी गुस्से में है जो भाजपा आरोप लगा रही है? अमिताभ जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मिल्कीपुर और कुदरकी की जो जीत है, ये केस स्टडी है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पे जो भाजपा ने हासिल करी है। लेकिन दूसरी बहुत जो ज्यादा जरूरी चीज मुझे लगती है कि आज जो गिनती आ रही है कुंभ से, हर दूसरा सनातनी इस समय कुंभ में स्नान कर चुका है। विपक्ष से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है सनातन का आंदोलन। विपक्ष को ये लग रहा है कि अगर सनातन इसी तरह से आंदोलित होगा, ये जितना अपमान करेंगे उतना ही सनातन और आंदोलित होगा। आप देखिएगा कुंभ खत्म होने तक ये फिगर 65 करोड़ के आसपास होगा। भारत में हर दूसरे व्यक्ति से ज्यादा कुंभ में स्नान कर चुका होगा। लोगों की आस्थाओं का ये परिहास कर रहे हैं। आप देखिए, नंबर मांगते हैं। क्या लोगों का जीवन एक नंबर हो गया है? क्या ये उपहास उड़ाना चाहते हैं लोगों के जीवन का कि ये सही नंबर नहीं है? मुझे लगता है सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो, लोगों के जीवन को नंबर के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। एक भी व्यक्ति के जीवन की हानि जो है सरकार के लिए शर्मनाक घटना है और ये तो एक से ज्यादा है। फिर आप कैसे ये उपहास करते हो कि ये गिनती कम है? आप क्या चाहते हो? और ज्यादा हानियां हो? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपने ममता बनर्जी मनीष भाई, ठीक है, मैं रविंद्र पटेल के पास, रविंद्र पटेल दो बातें, मनीष भाई रुकना होगा, दो बातें निकल कर आई। एक, महाकुंभ में जनज्वार, जनसमुद्र, और फिर उसका पलट प्रवाह काशी में और अयोध्या जी में, वो इतिहास रच गया। भारत के इतिहास में कभी इतना नहीं था, कभी नहीं था। कोई काल रहा हो, क्या उसके कारण राजनीतिक चिंताएं हैं, बढ़ी हैं? एक, और दूसरा प्रश्न वो जो पहला है कि क्या उपचुनाव के परिणामों के कारण आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है विपक्ष में? देखिए सर, आपने जो बातें कही, कुंभ जो है हिंदू धर्म के मानने वाले सभी मतावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है और उस पे मुझे इतना ही कहना है कि ये अपने व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जो लोग कुंभ जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं। और न सिर्फ काशी, अयोध्या, हमारे खुद मिर्जापुर जनपद की विंध्याचल में, मैं तो लोकल वहां का हूं, अभी भी घर पे बैठा हूं, मतलब हमारे यहाँ जो पंडे समाज के लोग, हमारे मित्र, वो कह रहे हैं इतनी भीड़ तो कभी आज तक आई ही नहीं। जब मतलब कभी भी नहीं आई, नवरात्र के दिनों में इतना कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, यह सरकारें लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में एक विहंगम महाकुंभ का प्रदर्शन किया गया, जिसमें देश भर से हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, सनातन के मानने वाले लोग अपनी आस्था के वशीभूत होकर के गंगा स्नान को आ रहे हैं, संगम स्नान को आ रहे हैं। और उसके बाद जब यहाँ तक आ जा रहे हैं
तो प्रभु श्री राम के दर्शन, बाबा विश्वनाथ के दर्शन, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन, लोग सोचते हैं कि चलो एक पुनीत कार्य कर ही लिया जाए। और दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि समाजवादी पार्टी की हताशा, देखिए चुनाव में जीत हार होती रही है। विजय भाई कह रहे थे कि गठबंधन के लोग कैसे क्या, देखिए राजनीति में गठबंधन बनते और बिगड़ते हैं मुद्दों के आधार पे, जरूरतों के आधार पे। राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, ये लोग कहते कहते कुछ ज्यादा कह जाते हैं। इन्हें समझना होगा कि गठबंधन जब होता है तो कहीं ना कहीं दोनों को लाभ और दोनों को हानि होती है। ऐसा नहीं कि इनको ही सिर्फ लाभ, इनके वजह से हमें लाभ मिला। भाई हम पूरब के लोग, मिर्जापुर के लोग हैं, गठबंधन करने से पूर्वांचल कोई नौजवान, कोई भी प्रत्याशी आरएलडी का नहीं लड़ पाया, तो हम लोग तो आरएलडी नहीं छोड़े, 25 साल से लगे हुए हैं और नेता से बंधे हुए हैं, नेता के नेड़े को मानते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की हताशा की, तो समाजवादी पार्टी इस तरह का उग्र प्रदर्शन करके यह साबित करना चाहती है कि भाई हम सेकेंड पार्टी है उत्तर प्रदेश की। और दूसरी बात, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी रही हो और चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी रहे हो, जिस तरीके से लोग के अनर्गल बयान आ रहे हैं, निश्चित जानिए यह प्रदेश की और देश की जनता देख रही है और जनता अपने वाजिब समय बदला लेती है। ठीक है रविंद्र भाई, रुकना होगा। मैं विजय जी के पास चलूंगा। विजय जी, क्या समाजवादी पार्टी सच में गुस्से में है, एक उपचुनाव के कारण, और दूसरा प्रश्न, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रतिशत की बात कर रहा हूं, कि हिंदू धर्म मानने वाले आधे लोग कुंभ नहा गए, ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ, हर्षवर्धन के काल से लेके और इस कुंभ से पहले तक कभी नहीं हुआ। क्या यह अद्भुत है, अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है। स्वाभाविक है, जब 55 करोड़ सनातन धर्मावलंबी निकला है घर से, तो कुछ तो बदल रहा है नीचे धरती पर। आज से पहले कभी नहीं निकला, आधी आबादी हिंदुओं की कभी नहीं निकली भारत में, ज्ञात इतिहास में कभी नहीं, ये पहला अवसर है। तो स्वाभाविक है, जब कोई इतना बड़ा घटनाक्रम होगा तो उसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। क्या ये उसके कारण भी गुस्सा है? तो गुस्से के दो बड़े कारण हो गए, क्या ऐसा है विजय भाई? नहीं, देखिए कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से एक सवाल जानना चाहता हूं, हो सकता है आपके टीवी के माध्यम से मुझे मिल जाए जी। माननीय अखिलेश यादव जी तो कुंभ नहा के आ चुके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे दिखाना चाहती है कि हम लोग सनातन विरोधी है, जैसे सनातन के ठेकेदार है। एक सवाल मेरा यह है, रविंद्र भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, जयंत चौधरी जी कुंभ नहाए क्या? वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, क्या जयंत चौधरी जी कुंभ नहाए? और अगर वो नहीं नहा के आए तो क्या वो खुद नहीं नहा पाया? सुनिए मेरी बात, जवाब दे रहा हूं, जवाब ले लीजिएगा, बिल्कुल जवाब दूंगा। अब सुनिए, मिल गया वो नहीं गए, बस मैं, अब मुझे बोलने दें, मैंने मान लिया, सुन लिया, मुझे बस यही जानना था, वो गए नहीं गए। अब मैं बोल दूं अपनी बात, अब मैं अपनी बात बोल दूं, नहीं बस मुझे यही जानना था, वो गए नहीं गए। अब सुनिए अमिताभ जी, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी कुंभ नहाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारे जयंत चौधरी जी नहीं गए, लेकिन वो पक्के सनातनी, पक्के देशभक्त गिने जाएंगे और हम भी मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को यह दिखाना चाहती है कि हम कुंभ के विरोधी हैं, जबकि एक ऐसा वक्तव्य बताइए आदरणीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के व्यक्ति का, जो ये बोल रहा है कि कुंभ में नहीं जाना चाहिए। हम कुंभ की व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, जो उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गा दास थे वो भी धरने पे बैठे हैं। तो अगर जो अच्छा है वो भाजपा के खाते में जा रहा है, तो जो अव्यवस्था, हम तो कह रहे हैं वही हमारे खाते में डाल दीजिए। अरे अव्यवस्था के बारे में सवाल उठाना क्या गलत? माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 सुझाव दिए। उन्होंने कहा जो जाम लगा उन लोगों के लिए 2 व्हीलर से जाकर डीजल पेट्रोल का इंतजाम करा दीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम करा दीजिए, जो भूख प्यास से बिलख रहे हैं वो पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ पहुंचा दीजिए। बताइए इसमें क्या गलत है? और आप ये पूछे इनसे, बीजेपी के सनातनी किसी रैली में और उसमें जा करके 2 पव्वे मार के मुर्गे की टांग पीछे फेंक करके भारतीय जनता पार्टी के सनातनी है? ये कौन से सनातन के ठेकेदार है? ये देश की ये पार्टी ऐसी है कि झूठ को गुलदस्ते में पिरो करके और देश के सामने पेश करे। इनको झूठ में मास्टर है अमिताभ जी, झूठ में मास्टर ही है इनको। कैसे झूठ को गुलदस्ते में पिरो करके देश के सामने परोसा जाता है, ये उसके मास्टर है। ये झूठ को बताइए, समाजवादी पार्टी कौन सा गलत मुद्दा उठा रही है? आप कह रहे गुस्से की बात है, यह गुस्सा कहाँ है? गुस्सा ये हमारा तेवर है, और तेवर क्यों नहीं हो?
जब भगदड़ हुई इन्होंने कहा कि संख्या मांग रहे हैं, इन्होंने कहा भी संख्या एक जान जाए तो बहुत बहुत खास होती, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, अरे भाई एक जान जाए तो वो बहुत जरूरी नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करें, 500 हजारों जोड़ी जूते पड़े हैं, ये तो कॉमन सेंस है भाई, क्या 30 लोग 500 जूते पहन लेंगे क्या? वो लोग गायब हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, अभी भी लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी इसको उठा रही है तो क्या गलत कर रही है, बताइए क्या गलत कर रही है? हम गलत ठीक है विजय भाई, ठीक, हम समाजवादी पार्टी रविंद्र पटेल रुकना होगा। ठीक है विजय भाई, ठीक है, आपने बात रखी। उर्दू का और आप जी ठीक है, अब उर्दू छोड़ दो आज, अब उर्दू में आज तासीर नहीं है, उर्दू बिकेगी नहीं आपके यहाँ। आप ही ने बोला ना, आप ही ने चलो आप बोल दो, बिकेगी नहीं, ये गलत मुद्दा छेड़ दिया, ये बिकेगी नहीं। नहीं, कुंभ वाली लाइन ठीक है, उसमें आपको कुछ मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। आपने देखिए, मैं ये उर्दू को लेकर के हिंदू मुस्लिम करते हैं, उर्दू में आप तो जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, हमारे भी गांव में, किसी भी गांव में देखिए, जो बड़े बुजुर्ग है वो किसी भी जाति के हो, वो हिंदी तो जानते हैं, वो उर्दू भी साथ में पढ़ते थे। ऐसा नहीं है उर्दू सिर्फ मुस्लिमों की भाषा, तो ये उस संस्कृति को खत्म करना चाहता। यूपीएससी में उर्दू लेकर के सब्जेक्ट तो ठीक है विजय भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तो ठीक है, ठीक है, मैं तो कहूंगा अपने कर्म से उत्तर दीजिए। समाजवादी पार्टी एक नियम घोषित कर दे कि जितने भी 10-5 बड़े नेता हैं पार्टी के, वो लोग जब भी सार्वजनिक मंच पर भाषण देंगे तो उसका उर्दू में अनुवाद भी कराया जाएगा साथ में। क्या दिक्कत है, करा दो। एक टाइम जब भाषण दो तो बहनों भाइयों फिर अनुवादक बोले उर्दू में, ऐसा कर दो, आपके पास कौन कमी है। एक बात विजय भाई ने कही, वो बात मुझे अटपटी लगी। लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार नहीं होना, ऐसी भाषा नहीं आनी चाहिए, ऐसा समझ सोच भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले जो जाते हैं उनकी रैली में वो पौवा लगा के और मुर्गे की टांग खींच के और वो टांग पीछे फेंक देते हैं। बीजेपी को अगर 20 करोड़ 22 करोड़ लोग भारत के वोट दे रहे हैं तो आप ये कह रहे हो वो पौवा लगा के और मुर्गा खा के वोट दे रहे हैं। नेता और पदाधिकारी ये तो तरीका ठीक नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं कहना चाहिए। वोट हम देते हैं मेरे भाई, जो सनातन के ठेकेदार, गजब बात करते हो, हम वोट देते हैं, ठेकेदार बनता है उनकी बात। हम दारू पी के वोट देते हैं, दारू पर वोट देते हैं, मुर्गे पर वोट देते हैं। आप पूरे भारत को लांछित कर देते हो यार, यही आप में कमी है। आप पूरे भारत को लांछित कर देते हो, इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हो, बोले मुर्गे पाड़ रहे बीजेपी वाले। कैसी बात कर रहे हो यार, सनातन के ठेकेदार नहीं है अमिताभ जी, 20 करोड़ सनातन के ठेकेदार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सनातन के ठेकेदार सपा भी नहीं, बीजेपी नहीं है, बीजेपी सपा भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, सनातन अपना खुद ख्याल रखे। अब विजय भाई पंचायत अंताक्षरी नहीं खेलो, अंताक्षरी नहीं खेलो, रुकना होगा, जब अवसर आएगा तभी अवसर मिलेगा, अंताक्षरी नहीं होती मेरे यहाँ। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पार्टियां बहुत छोटी चीज हैं और नेता और भी ज्यादा छोटे हैं, ठीक ना, ये जान लीजिए। जाने कितने बड़े बड़े लोग जिनको ये भ्रम था कि हम ही अहम ब्रह्मास्मि, वो इतिहास के गाल में समा गए, काल के गाल में, इतिहास में कहीं फुटनोट में जगह नहीं मिली। जाने कितनी पार्टियां आई, कितने लोग नेता गए, ये भाषा ठीक नहीं। ये 55 करोड़ लोग, कल भी मैंने कहा था, ये भारत का चेहरा है, भारत का चेहरा, हर पार्टी से बड़े, हर नेता से बड़े। इनके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं निवेदन करूंगा पक्ष के विपक्ष के सारे धुरंधरों से, शरीर में ठंडक लाने वाली कोई गोली खा लीजिए तब इनके बारे में बोलिए। क्या बीपी बढ़ा हो तो इन पर मत बोलिए। ये 55 करोड़ लोग ही भारत है मेरे भाई, इससे बड़ा यात्रा का समागम का कार्यक्रम कभी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है क्या? और एक बात कह के अवधेश भाई के पास आऊंगा, क्योंकि वो बात उसका मैसेज जाता है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। अब विजय भाई ने कहा कि 500 जोड़ी, 800 जोड़ी, 1000 जोड़ी चप्पल जूता है। भगदड़ में चप्पल, जूते, बैग छूट जाना, मोबाइल छूट जाने का मतलब ये नहीं होता सब मर गए। ये भाषा नहीं इस्तेमाल करिए भाई, कैसा चिंतन है? भगदड़ में चप्पल पहन के भागता है आदमी, कैसे बात है? दिल्ली में अभी नहीं आएंगे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर
4000 चप्पलें पड़ी और 1000 झोला पड़े थे। क्या सबको मरा घोषित कर देंगे आप? 18 लोग दिवंगत हुए, वही बहुत कष्ट है। ये कैसे पिक्चर बनाई जा रही है, कैसा भय प्लांट किया जा रहा है कि जितनी चप्पल गिन लो उतने लोग मर गए। ऐसे नंबरिंग होगी? और साहस है तो संख्या लेटर हेड पर लिखकर डाल दीजिए अपने डिजिटल अकाउंट पर, सत्यापित करके कि हमने पता लगा लिया इतने लोग मरे। भगदड़ में चप्पल गिन के मौत का इंतजाम का संख्या जानने वाले लोगों को मैं प्रणाम करूंगा। इससे ज्यादा अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक बात कोई हो नहीं सकती। एक भी जान नहीं जानी चाहिए, एक भी जान कीमती है। लेकिन सनातन के इससे बड़े उत्साह, इतने बड़े समागम को डिमीन करने की कोशिश भी ठीक नहीं है। अवधेश पांडे जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी ने आप पर क्या आरोप लगाया? वो कह रहे हैं कि आपको जो वोट देते हैं वो आधा पौवा खींच के मुर्गा चाप के हड्डी पीछे फेंक देते हैं और आप सनातन के ठेकेदार नहीं। मैं तो इस हैरानी में हूं कि 20 करोड़ 25 करोड़ जितना भी वोट आपको मिला हो 24 में या उत्तर प्रदेश के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में, आप इतने मुर्गे भी कहां से आते होंगे? नहीं, अवधेश जी, काम करता है। जितने भी इनके पदाधिकारी अवधेश पांडे इसी काम में है। अमिताभ जी, चिन्मयानंद आवाज आ रही है? हाँ आ रही भैया। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। अमिताभ जी, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं अमिताभ जी कि दर्द इनका दूसरा है और बयां करने का इनका जो प्लेटफॉर्म है दूसरा है। इनके प्रत्याशी मिल्कीपुर के अजीत प्रसाद अपना बूथ नहीं जीत पाए, दर्द उनका यह है। महाकुंभ के अंदर समाजवादी पार्टी द्वारा 2 महीने से फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाह के बाद वहां पर अब तक 55 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, दर्द इनका यह है। दिल्ली के चुनाव के अंदर जबरदस्ती समर्थन देने गए अखिलेश जी को कोई सीट नहीं मिली और जबरदस्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, दर्द उनका यह है। हरियाणा के अंदर इनको कोई सफलता नहीं मिली, दर्द इनका यह है। और सनातन धर्मी योगी और मोदी जी के राज में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम कुंभ में जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, अन्यथा तो वो रामनवमी में जाते थे, परिक्रमा करने जाते थे, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई जाती थी, डीजे नहीं बजने पाता था कांवड़ यात्रा में। तो अब लगता है सनातनियों को कि हमको सम्मान देने वाली सरकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसलिए प्रत्येक सनातनी महाकुंभ में स्नान के लिए जाना चाहता है। 2 महीने से अखिलेश जी ने लगातार अफवाह फैलाई और इसके बावजूद भी अगर सनातनी गट्ठर लेकर के एक कोने से दूसरे कोने से लेकर के वो महाकुंभ स्नान करने जा रहा है, तो वो प्रचार से नहीं जा रहा, वो अपने विचार से जा रहा है। और ये जो वैचारिक महाकुंभ है, इस पर जो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आज वो राज्यपाल के अभिभाषण में भी और अनेक प्रकार से वो दर्द उजागर हो रहा है। और जितना ही समाजवादी पार्टी सनातनियों का अपमान करेगी, सनातनी समाजवादी वो पार्टी पूछ रहे हैं अवधेश पांडे, विजय भाई पूछ रहे हैं क्या अफवाह फैलाई अखिलेश यादव ने, अफवाह बताइए। उन्होंने सच बोला, जो बोला सच। शुरू से ही बिजली के खंभे से लेकर के बिजली के खंभे की ये व्यवस्था नहीं, इनको पता नहीं कि खंभा पहले लगता है कि पहले तार सामने करिए भैया विजय राठी अवधेश पांडे जी को जी। ये लगातार कहते रहे कि खंभे तो गड़ गए, अभी तार नहीं लगे हैं, तब से ये समस्या है इनके अंदर। अगर समाजवादी पार्टी की हिम्मत हो तो बकरीद पर, ईद पर समाजवादी पार्टी कोई बयान दे, हज पर कोई बयान दे, मोहम्मद साहब के ऊपर कोई आपत्ति, इसलिए आप समय रहते अपने अधिकारियों को लगा के कुछ इंतजाम करा दिया आपने। ये तो न जाने कितने लोगों को आप काल के मुंह में डाल देते। आप तो अति उत्साह में घूम रहे थे, लोगों को बुलाते हैं लेकिन इंतजाम नहीं कर पाते, करने का काम, सनातन के विरुद्ध भ्रम फैलाने का काम, अफवाह फैलाने का काम करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपना बूथ नहीं जीत हार्वर्ड पाए तो भाजपा यूनिवर्सिटी ने की क्या भी गलती है? रिसर्च किया, आपको पढ़ना चाहिए अजीत वो प्रसाद किताब, जी अगर आप अपना पढ़े बूथ लिखे नहीं हो तो जीत आपको पाए तो पढ़ना भाजपा पता की चल क्या जाएगा। गलती है?
कि समाजवादी पार्टी कैसे मैनेजमेंट करती है। आपको मिली आप किसे सनातनी बोलते हैं ये बताइए अवधेश जी। अवधेश जी आप सनातनी किसे बोलते हैं? लगातार तो आप सुदीप टेलर जिसने रेप किया था वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सनातनी बोलता था। चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद जो कानून की छात्रा से अपने शरीर की मालिश करा रहा था, वो भी अपने आप को सनातनी बोलता था, कहता था भारतीय जनता पार्टी का सनातनी। परिक्रमा करने और मैं उसी बात को बोल रहा हूँ, आपके पदाधिकारी, आपके लोग भारतीय जनता पार्टी वाले पूरा रेप करना, तमीजी करना और आपको सनातनी बोलते, सनातन का ठेकेदार बोलते हैं। जितने गंदे काम इस समाज में व्याप्त है वो आप लोग करते हैं, आप सनातन का ठेका लेकर के घूमते हैं। एक बात क्या बताइए जिसमें समाजवादी पार्टी ने कहा कि कुंभ में नहीं जाना। हमने तो व्यवस्था पे सवाल उठाए और व्यवस्था पे सवाल क्यों नहीं उठाए? क्या लोगों को बढ़ने दे क्या? आपको हमसे कुछ थोड़े ज्यादा ही तो वोट मिले। विपक्षी जिम्मेदारी है, सवाल उठाएंगे, देखने को मिलेगा। हम सवाल उठाएंगे, सवाल उठाएंगे हम और जवाब देना पड़ेगा आपको। पूरी पूरी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे गवर्नर को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। यहाँ के प्रदेश की जनता ने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सनातन का और सम्मान देने वाली सरकार आप लोग नहीं जानते, सनातन मोदी जी ने नारा दिया है हर बार सामने देश और प्रदेश को करना, मतलब व्यवस्था फैलाना, लोगों को कुंभ में मरवा देना, भगदड़ में प्रॉपर व्यवस्था ना करके, और जैसे सवाल उठाए तो सनातन को आगे कर देना। जैसे हम लोग अव्यवस्था पे सवाल उठाए बिजली के खंभों की, तो हिंदुओं को आगे कर देना, हिंदू धर्म को आगे कर देना। ये आपकी चाल है, आपका चरित्र है, आपका चेहरा है। जैसे हम सवाल उठाए दोनों मित्रों को रोकूंगा, अवधेश भाई को भी, विजय जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अवधेश भाई को भी, विजय जी को भी। क्या ठीक है विजय भाई, आगे बात क्या सपा कह रही, क्या भाजपा कह रही, इसको छोड़ दो एक क्षण के लिए, रुक जाओ भाई। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये कि देश का एक वह छोटा सा वर्ग, उसमें राजनीतिक दल भी हैं, नेता भी हैं, एनजीओज भी हैं, जो लगातार पहले दिन से ये प्रचार दुष्प्रचार करने में लगे रहे कि कुंभ में गड़बड़ चल रही है, कुंभ में अव्यवस्था है, यहाँ बवाल है, वहाँ बवाल है, दिस है, दैट है। कुछ नहीं था तो शुरुआत में बोले पानी गंदा है। हमने इस पे भी बहस की, जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था तब से ये अभियान शुरू था। इतना गला फाड़ अभियान करने के बाद भी कुंभ के विरुद्ध, नई बात कह रहा हूं मनीष बाबू, कुंभ के विरुद्ध इतना बड़ा सघन दुष्प्रचार होने के बाद भी भारत का आम आदमी रुक नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है। चरैवेती चरैवेती, चलो कुंभ चलो कुंभ, ये समझने की बात है सबके लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग कुंभ को लेके प्रचार दुष्प्रचार कर रहे थे कि कुंभ में सब गड़बड़ हो रहा है, उन लोगों को भारत की इस साझी आस्था को समझना पड़ेगा। आज समझ लेंगे तो फायदे में रहेंगे, कल समझेंगे तो लुट पिट जाएंगे बोट में। 55 करोड़ लोग कभी निकले ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं निकले एक साथ, कभी नहीं। ये छोटी संख्या नहीं है, और ये तब है जब सोशल मीडिया पर अपने भाषणों में कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने लगातार ये कुंभ के लिए प्रचार किया कि कुंभ न जाना, कुंभ में सब गड़बड़ हो रहा है। भाई किससे ये भी कहा गया कि कुंभ से कोई गरीबी मिट जाएगी, कुंभ खाने को दे देगा, ऐसी ऐसी बातें कही गई भगवान का नाम लेके। उसके बाद भी न मैकू रुका, न ननकू रुका, न शकुंतला रुकी, कोई नहीं रुका। कांधे पे बोरी, कपारे पे बोरा, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। ये ज्ञान गणित वो देख ही नहीं रहा जो आप लोग प्रपंच फैला रहे हो कि यहां जाम है, वहां जाम है, वहां पूरी का इंतजाम कम है और वहां कचौड़ी ठंडी थी। ये जितनी बातें फैलाई जा रही हैं, ये भारत के आम व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रही। मैं सब पार्टियों से कहूंगा जो लोग इसके ऐसा प्रचार कर रहे हैं, उनको अपनी विश्वसनीयता के बारे में चिंतन करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसको ननकू स्वीकार नहीं कर रहा, मैकू स्वीकार नहीं कर रहा, लज्जा राम स्वीकार नहीं कर रहे, राम प्रसाद स्वीकार नहीं कर रहे। कर रहे होते तो नहीं जाते, तो नहीं जाते। आप सरधना के लिए कोई प्रचार करके देख लो कि भाई उधर न जाना, उधर भेड़िया है या वहां लूट हो जाती, आदमी नहीं जाएगा। यहां क्यों नहीं मान रहा आपकी बात? कोई तो कारण होगा।
आप लोग तो पूरे गले में ताकत लगा के प्रचार कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहा? और मैं एक बात और कहता हूं, बड़ी बात, जिसको ये गलतफहमी हो, रविंद्र पटेल, जिसको ये गलतफहमी हो, अपनी हैसियत परख ले कि मेरी बात जनता मानती है क्या। मैं चैलेंज देता हूं, ये बोल के देख लो, कितना भी बड़ा नेता हो, कि कुंभ मत जाओ, बंद कर दो कल से कुंभ जाना, बोल के देख लो, और भीड़ रुक जाए तो मैं आपको भारत का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित करूंगा। बोल के देख लो, बोल के देख लो ना, अपने प्रदेश में ही देख ले कोई। ममता जी ने कहा मौत का कुंभ, मैं ममता जी से कहूंगा, वो वहां की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री हैं 2 बार की, वो पश्चिम बंगाल के लोगों से कह दे कि मौत के कुंभ न जाना रे। हम देख लेंगे पश्चिम बंगाल के लोग रुक गए कि नहीं। बंगाल के हर जिले से 100 बसें आ रही हैं रोज, बंगाल के हर जिले से रोज 100 बसें आ रही हैं भैया विजय जी, जहां ममता जी उसको मौत का कुआं बता रही हैं, कुंभ बता रही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नेता की वाणी का असर खत्म हो गया मित्र, वाणी का असर खत्म हो गया। नेता की वाणी का असर खत्म हो जाए तो फिर उसके पास क्या बचता है। एक बड़े नेता ने कहा था कि कुंभ जाने से गरीबी मिटेगी, क्यों जाते हो कुंभ पैसा खर्च करके। लोगों ने नहीं मानी उसकी बात, उसको खरी खोटी सुनाई और भीड़ और बढ़ गई। और मैं इसको भीड़ नहीं कहता, ये श्रद्धालु हैं, ये भारत की आत्मा है, ये भारत माता का चेहरा है, ये सनातन का पुनर्जागरण है दोस्त। अयोध्या आज अयोध्या जी नहीं हुई हमारे लिए, काशी आज हमारे लिए बाबा विश्वनाथ का धाम नहीं हुआ, हजारों साल से है। लेकिन इतना बड़ा जनसमुद्र अयोध्या की आंखों ने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा जनसमुद्र बाबा विश्वनाथ की नगरी ने कभी नहीं देखा, और इतना बड़ा जनसमुद्र भगवान कृष्ण की बहन कही जाने वाली विंध्यवासिनी मैया ने भी नहीं देखा, नहीं देखा, नवरात्रों में भी नहीं देखा। रविंद्र बता तो नहीं, ये कौन सी ताकत है। और विजय भाई, कोई पार्टी इनको पूड़ी और वो नहीं दे रही है खाने को क्या, ना किसी पार्टी ने बस लगाई है। अपना फसल गिरवी रख के आए हैं लोग, अपना पैसा लगाकर अपनी आस्था से आए हैं, किसी पार्टी का एहसान नहीं है ना। और कोई पार्टी भाई दलाल इतनी बड़ी भी नहीं जो 55 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर दे, कोई पार्टी संभव नहीं। सारी पार्टी मिलकर नहीं कर सकते हो, बिक जाओगे, बर्बाद हो जाओगे मित्र। 55 करोड़ को खाना भी खिला दोगे तो सारा फंड खाली हो जाएगा एक ही दिन में, कितना भी पैसा जोड़ के रखा हो। ये भारत की आंतरिक ऊर्जा है मित्र, उसको प्रणाम करिए। पार्टियां आपस में लड़ें तो अच्छी लगती हैं, 55 करोड़ की साझी आस्था से लड़ते नहीं दिखना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।